लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन होमवर्क दिया था, एक बार मुझे लगता है कर देना चाहिए, तो मैं जरा उसे कर देता हूँ। वैसे उसका आंसर है 5 ग्राम अप्रोक्सीमेट। मैं इधर करता हूँ, देखिए अमोनियम क्रोमेट NH4 ट्वाइस Cr2O7, जिसको हिट करेंगे तो मैंने आपसे बताया था ये Cr2O3 प्लस N2 प्लस इस तरीके से प्लस वाटर में ये ब्रेक कर जाएगा, जिसमें 4H2 हम लिख देते हैं डायरेक्ट, जो ऑलरेडी बैलेंस है। मैंने बताया था बैलेंस करके मैं दिया करूंगा। कैसे पता चला है ये अभी हमारा मतलब उतना अच्छा लेवल नहीं है, सच्चाई यही है। एक दिन जब टाइम आएगा तो हम इसको देखेंगे कि कैसे पता चला ये होगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन हमें काम का है, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन गिवन है, ग्रीन प्रेसिपिटेट मतलब 3.04 ग्राम। तो दो बच्चों ने सॉल्व किया था, मुस्कान और पुनीत ने सॉल्व किया। तो 152 इसका मोलर मास है, जिसको जब हमने सॉल्व किया हुआ तो 1/50 हो जाएगा। Cr2O3 का मोलर मास है 1/50, 152 सॉरी, 1/50 हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे, पहले इसका क्या निकालना है, वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट निकालना है। मुझे ये निकालना है वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 ट्वाइस Cr2O7। तो मैं पहले ये निकालूंगा, इसका मोल निकालूंगा। मोल निकालने के लिए जिसका निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, इसका निकालना है कोएफिशिएंट ऊपर, जिसके हेल्प से निकालना है, इसका निकालना था, इसके हेल्प से निकालना है। तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, नीचे इंटू 1/50 रख देंगे। जब मैं कोई क्वेश्चन बोलूँ तो घर से कर लिया करें, रिक्वेस्ट है आपसे। कि 1/50 और इसका मोलर मास, इसका जो भी मोलर मास आएगा वो यहाँ पर रख देना, वही आंसर है। तो दो लोगों ने किया है, तो अप्रोक्सीमेट 5 के आसपास इसका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज केस 2 लिखेंगे। आज की हेडिंग है केस 2 मोर देन वन रिएक्टेंट। पिछले क्लास में हम सिंगल रिएक्टेंट के हमने क्वेश्चंस किए हैं सारे, ये सब सिंगल रिएक्टेंट का है। अब लिखेंगे मोर देन वन रिएक्टेंट। केस 2 है मोर देन वन रिएक्टेंट, ब्रैकेट में लिखना है इंफॉर्मेशन अबाउट, ब्रैकेट में लिखना है इंफॉर्मेशन अबाउट one reactant are given, information about one reactant are given, ब्रैकेट में लिखेंगे मोल ऑब्लिक मास, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे मोल ऑब्लिक मास। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। मैं यहाँ थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ, देखते चलिए, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। दो तीन क्वेश्चन इसके भी हम लोग करेंगे ताकि आइडिया आ जाएगा। पिछले क्लास में सिंगल रिएक्टेंट था, अब हम डबल रिएक्टेंट का यूज करेंगे, मतलब R1 R2 गिव्स इस तरीके से लिखा होगा, सॉरी P1 प्लस P2। R1 मतलब रिएक्टेंट है, P1 का मतलब प्रोडक्ट है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम लिख सकते हैं एक एसिड और एक बेस जब भी रिएक्ट करेगा तो बनाएगा एक सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर। इसमें से इंफॉर्मेशन हमने बताया किसी एक का गिवन होगा। अब क्वेश्चन हम देखेंगे किसका गिवन है, तो पहले ये लिखना है और डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसके बाद। ये लिखने के बाद क्वेश्चन लिखना है। अपने क्लास में, अच्छा ये तो नाम बड़ा मैटर करता है यार। क्वेश्चन है कैलकुलेट, कैलकुलेट वेट ऑफ HCl, कैलकुलेट वेट ऑफ HCl टू रिक्वायर्ड, calculate weight of HCl to required to neutralize, calculate weight of HCl to required to neutralize 80 gram of NaOH, calculate weight of HCl to required to neutralize 80 ग्राम ऑफ NaOH। मैं करता हूँ, जरा देखिए, दो तीन क्वेश्चन मुझे करने दिया जाए फिर आप पिक करना। सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है NaOH प्लस HCl, ये क्वेश्चन को पढ़ के पता चल रहा है। NaCl प्लस वाटर, आपको पता है बैलेंस करना है, लेकिन ये ऑलरेडी बैलेंस है तो छोड़ देंगे, बैलेंस इक्वेशन है। ये पहले से ही कैसे है, बैलेंस हमें दिखाई दे रहा है। अब इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, NaOH प्लस HCl NaCl प्लस वाटर, बैलेंस इक्वेशन है। अब डाटा किसका गिवन है, इसका गिवन कितना है, 80 ग्राम। आपको तो पता है इसका जो मोलर मास होता है कितना होता है, 40 होता है। मोलर मास कितना होता है, 40 होता है। मैंने हेल्प में थोड़ा लिख दिया है, मुझे याद है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मोल कितना होगा, 80/40, जट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। मुझे अगर HCl का वेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे NHCl इंटू 36.5 लिखूंगा। कितना लिखूंगा, 36.5। 36.5 कैसे हुआ, Cl का 35.5 प्लस हाइड्रोजन का 1,
तो मुझे अब NaCl निकालना पड़ेगा। NaCl कैसे निकालेंगे? जिसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिसके हेल्प से निकालना है, इसके हेल्प से निकालना है, इसका कोएफिशिएंट नीचे, इनटू मोल। मोल कितना है यहाँ पे? 2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 × 36.5, 2 × 36.5। इसको जरा कॉपी कर लेंगे। एक दो और बताता हूँ, फिर आपको एक दो क्वेश्चन करना है, जो इजी वाला हो आप करेंगे, बाकी तो मैं करके दूंगा हर वक्त। और अभी तक जो हमने थोड़ा पढ़ाया है, कोई स्क्रीनशॉट लेके जरा केमिस्ट्री जो 11th ग्रुप है उसमें शेयर कर देना। दो लोग थोड़ा लेट आए हैं, तो वो लोग सोच रहे होंगे कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कहाँ से नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा। आप लोग आ जाया करिए टाइम से, अभी तो आप लोग बहुत बच्चे हैं, आपके पास तो कोई टेंशन ही नहीं है यार पढ़ने के अलावा। घर वाले तो बोलते नहीं ना जॉब करके पढ़ना है या घर पे कमा के देना है, ऐसा तो बोलते बोलते है नहीं। आपको क्या बताऊं, मैं एग्जांपल एक अपना दे के बताता हूँ, शायद इससे आप समझ पाए। मैं सैटरडे को यहाँ से पढ़ा के और मुझे दिल्ली जाना था। अपने फादर मेरे थोड़ा एडमिट है आजकल, उनको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत आ रहा है। हालांकि कोरोना नहीं है, लेकिन फिर मैं गया, फिर मैं आया, फिर देखो क्लासेस ले रहा हूँ मैं। तो आप सोचिए कि मैंने 2 दिन ट्रैवलिंग में निकाली है और बिना सोए हुए आके भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ। और अभी आपकी क्लास नहीं है, 3-4 क्लास लगातार है। और फिर इसके बाद मेरे भी खुद के पेपर हैं, तो अभी मैं कंटिन्यू जाके पढ़ूंगा, 2-3 बजे रात में जाकर फिर सोऊंगा। आप लोग तो बिल्कुल अभी यंग हैं, आपके जिम में तो 3 ही काम होना चाहिए। अगर मैं आपके एज में रहता तो 3 ही काम करता, खूब बढ़िया से खाता। जो आपका फेवरेट डाइट है, घर में बोले, घर वाले बनाएंगे, इसी काम के लिए बने हुए हैं वो, आपकी सेवा देने के लिए। और बस पढ़ना, यही 2 काम करना है और रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। ठीक है, कॉपी कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखना है, जिसको मैं अगेन सॉल्व करूंगा। लिखना है कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4। कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4 required to neutralize required to neutralize 11.2 gram, required to neutralize 11.2 gram of KOH, of KOH, of KOH। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए। QH प्लस H2SO4 K2SO4 प्लस वाटर। अनबैलेंस हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे K की वैल्यू 2 है और इस साइड में K की वैल्यू 1 है, तो हम पहले बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करने के लिए बस इतना ही चेंजेस करना था, आप जानते हैं। जब इतना चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा K2SO4, जो ऑलरेडी बैलेंस हो गया। बाकी ये H2 हो गया, जिसका नाम है बैलेंस इक्वेशन। तो हम बैलेंस इक्वेशन इस तरीके से लिख देंगे। हाइड्रोजन की वैल्यू थोड़ा यहाँ पे 2 और बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो डाटा गिवन होगा, इसमें होता है कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4। तो मैं यहाँ पे जरा लिख रहा हूँ, वेट ऑफ H2SO4 निकालना है। मैं थोड़ा हिंट में पहले लिख रहा हूँ 98। ये 98 कहाँ से? इसका मोलर मास है। मैंने पिछले क्लास में बताया करीबन 10-12 कंपाउंड का मोलर मास थोड़ा हमें याद रखना है। एक्चुअली याद रखने का मतलब आप कैलकुलेट कर लोगे, मैं जानता हूँ, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में 10-12 ही ऐसे हैं जो बार बार घूमते रहते हैं। 10-12 ऐसे हैं जिसको मैं थोड़ा हिंट में इधर लिख देता हूँ। सबसे ज्यादा देखिए घूमता है C6H12O6, C12H22O11, C6H6, और इसके बाद H2SO4, यूरिया। आप पूरे कोर्स में जब देखोगे तो यही सब घूम रहा होगा। पूरे कोर्स में आप 1-1.5 साल में देखोगे, पूरा यही घूमेगा, यही बार बार आते जाते रहते हैं। तो इनको जरा मेरे हिसाब से अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। ऐसे तो मैंने 200 कंपाउंड के मोलर मास याद रखे हैं। जैसे इसका मैं आप मेरे से पूछोगे 60, इसका 98 होता है, इसका 78 होता है, इसका 342 होता है, इसका 180 होता है। तो ऐसे थोड़ा ये मैंने एग्जाम्पल बताया कि एकदम इनको याद कर लेना चाहिए, ताकि हम बिल्कुल हम सेफ एंड सिक्योर फील करेंगे। तो अब मैं जरा इसके बारे में बात करूंगा कि वो इसके बारे में। QH के बारे में क्वेश्चन में गिवन है 11.2 ग्राम। 11.2 ग्राम गिवन है, तो आपको तो पता है ये W है। तो मैं इसका N निकालूंगा। N का फॉर्मूला होता है वेट बाई मोलिकुलर वेट। गिवन वेट, वेट का मतलब गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो KH का जब मोलर मास मेरे से पूछोगे तो K का 39 प्लस 1 कितना होगा? प्लस 1 किसका? हाइड्रोजन का 40 और प्लस ऑक्सीजन का 16, तो कितना होगा? 56। मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैंने एक बार आपको जरा कैलकुलेट करके बताया। ओरली कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे, कैलकुलेटर का साथ छोड़ देंगे। ओरली कैलकुलेट देखो मैं करता हूँ, पिछले 10-12 सालों से पढ़ा रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो मैं फटाफट कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप भी करना शुरू कर देंगे। जब इसको हम करेंगे तो कितना आएगा? 1/5। अब इसके बाद जरा हम NH2SO4 निकालेंगे। तो आप जानते हैं जिसका निकालना है, किसका निकालना है? H2SO4 का, उसका कोफिशिएंट ऊपर, जिसके हेल्प से निकालेंगे उसका कोफिशिएंट नीचे। किसके हेल्प से निकाल रहे हैं? QH के हेल्प से, तो इसका कोफिशिएंट नीचे। कैसे पता चल रहा है सर QH का हेल्प ले रहे हैं? क्योंकि जिसका मोल गिवन होगा, जिसका मास गिवन होगा, उसके हेल्प से हम निकाल पाएंगे वैल्यू। तो हमने निकाला 2 और इंटू मोल। मोल कितना है? 1/5। अब यहाँ पे n की जगह पे हम लिख देंगे कितना? 1/10 और कितना लिख देंगे?
98 दैट इज 9.8 ग्राम आना चाहिए आंसर। ये कॉपी करना है आपको, और एक क्वेश्चन अब आपको करना है। एटॉमिक मास याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन, ब्रैकेट में लिखना O2, ब्रैकेट में लिखना O2। मैंने इसलिए बोला था कि अब गलत ना कर पाए। रिक्वायर्ड टू बर्न completely required to burn completely 54 gram of aluminium, 54 gram of aluminium। Calculate mass of O2 required to burn completely 54 gram of aluminium। ये लिखना है आपको वहां पर। थोड़ा मैंने रिएक्शन भी आपको यहाँ पे हिंट में लिख के दिया डायरेक्ट। ये दोनों लाइन हर वक्त लिखना है सर। आप बैलेंस अनबैलेंस दो बार क्यों लिख रहे हैं? अभी सीखना है आपको, तो आपको दो बार लिखना ही पड़ेगा। एक टाइम आएगा जब आप बढ़िया से परफेक्ट सीख जाएंगे, तो मुझे पता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद। अभी जब तक कुछ भी ना है तो लिख लेना चाहिए। एल्युमिनियम की मास पीछे टेबल में लिखा हुआ है, वैसे आप मेरे से पूछेंगे तो 27 होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप याद वाद करें, क्योंकि एग्जामिनेशन मुझे तो देना नहीं है, मैं आपका बस हेल्प कर सकता हूँ। चलो दीपक जल्दी करके बताओ तुम क्या आंसर आ रहा है। एक एक लाइन में बताना था, इतना समय वाला क्वेश्चन तो था नहीं। सर 24 ग्राम। गलत। 24 ग्राम गलत है, गलत है। 48 48 ग्राम। सर निकाल लिया मैंने भी, 48 आ गया मेरा भी। देखें यहाँ पे, मैं कहने ही वाला था। हाँ ये 27 हो गया। देखिए यहाँ पे 2 आया। मैंने बताया आपको सीधा सीधा पहले मोल निकालेंगे, और जरा प्लीज यहाँ देखें, ये गिवन मास, सॉरी गिवन कोफिशिएंट, ये किसका है? NO2 की वैल्यू है, जिसका निकालना है कोफिशिएंट ऊपर, जिसके हेल्प से निकालना है उसका कोफिशिएंट नीचे, इनटू मोल। तो हम इस तरीके से निकालेंगे। तो अगर मेरे से पूछोगे WO2 निकालिए सर, तो WO2 कितना हो जाएगा? ये जरा से देखो यहाँ पे 3/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/2। आप समझ पा रहे हो? तो 3/2 इंटू ऑक्सीजन का मास। ऑक्सीजन का मास यहाँ 16 नहीं है, मैंने आपको बताया था कितना है, 16 नहीं है, कितना है वो? 32 है, क्योंकि O2 ब्रैकेट में मैंने जानबूझ के लिखवा दिया था ताकि आप गलती ना कर पाए, और इसका करेक्ट आंसर होगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और थोड़ा लिखना है, जिसमें मैं थोड़ा हेल्प करूंगा। ये प्रीवियस जेईई का क्वेश्चन है, लिखेंगे इसमें कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ब्रैकेट में लिखेंगे H2C2O4, ब्रैकेट में लिखेंगे H2C2 हाइड्रोजन, H2C2O4, ब्रैकेट क्लोज करके लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड to completely which is required to completely which is required to react with completely, ऐसे लिखना, which is required to react with completely 31.6 gram to completely 31.6 gram of KMnO4 of KMnO4 of KMnO4। ये लिख लिया होगा आपने। थोड़ा मैं इसको जरा करता हूँ, आप देखते चलिए प्लीज। यहाँ पे थोड़ा देखना, मैं बैलेंस करके दूंगा। बैलेंसिंग का ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं
जो भी हम बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस की दुनिया का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन जिस दिन हम इसको बैलेंस करना सीख लेंगे आपको लगेगा कि सबसे आसान क्वेश्चन है। और मैं आपको बताऊं ये इसी साल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में, इसी साल जस्ट 2020 सेशन में ही मार्च वाले में जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था। और इसका एविडेंस तो अभी तो आप पढ़े नहीं है मेरे से, इसका एविडेंस ये है कि मैंने एक आर्ची नाम की लड़की को तैयारी करवाया था, उसके 90 परसेंटाइल 85 परसेंटाइल अभी स्कोर रहा है, और मुझे लगता था इस बार अप्रैल सेशन में वो 95 लेकर आएगी, लेकिन तब तक पेपर गवर्नमेंट ने टाल दिया है। उसके नोट्स में था 22 क्वेश्चन क्लास नोट्स आए थे। तो ये अनबैलेंस इक्वेशन है, इसको मैं डायरेक्ट बैलेंस कर रहा हूँ। कैसे हुआ अभी हमारी कोर्स में नहीं है, जब मैं बैलेंसिंग पढ़ाऊंगा तो वापस ही क्वेश्चन रिपीट करवाऊंगा, अभी डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ H2C2O4। जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो ये होगा 2MnO प्लस यहाँ पे K2 बैलेंस ऑलरेडी है, CO2 की वैल्यू 10 CO2 करेंगे हम, और हाइड्रोजन की वैल्यू 5H2 करेंगे। ये बैलेंस इक्वेशन। अब आप जल्दी से कैलकुलेट करके बताएंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दैट इज H2C2O4। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद कंप्लीटली 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4, which is required to react with completely 31.6 gram of KMnO4. सॉरी ये mn में mn का मास, mn का मास क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा गूगल से देख लेता हूँ, ठीक है। सर नहीं ये मैग्नीज है। mn का मास क्वेश्चन में गिवन होगा, अभी एक्चुअली में पता नहीं है इसलिए हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था, लेकिन mn वैसे तो मेरे को पूरा मोलर मास एग्जैक्ट याद था, लेकिन मैं mn का मास देख लेता हूँ। mn का मास है 54.93, आप 55 लेना डायरेक्ट, 55 लेके देखना। कितना रहा जसविंदर इसका मोलर मास KMnO4 का? सर मैं बता दूं बताओ कितना रहा मोलर मास? सर 158। हाँ बहुत बढ़िया, 158 मोलर मास निकालने का काम मैंने आपको जिम में पहले दिया है, अदरवाइज आप कर नहीं पाएंगे। बार बार मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ इधर, ताकि आप समझ पाए कि आप कहाँ गलती कर पाएंगे। एक्चुअली 9-10 में कोर्स बहुत ईजी रहता है, वहाँ टीचर रट्टा मार देता है या आपको पीट उठ के किसी तरीके से याद करवा देता है। लेकिन यहाँ अगर आप सोचेंगे कि थ्रेट करके पढ़ाया जाए तो आपके साथ धोखा है, अगर आप सोचेंगे क्वेश्चन कम करें तब भी धोखा है। ये तो उस तरीके का बात हो जाएगा, लंबा आंसर चौड़ा भाषण, आपको बस आके बोलेंगे ऐसे कर लेना ऐसे कर लेना, और क्वेश्चन हो नहीं रहा है तो दिक्कत है। तो मैं क्वेश्चन करके आपको बार बार दिखा रहा हूँ बहुत स्लो में, आप भी देखा करें। तो सबसे पहले मुझे WH2C2O4 निकालना पड़ेगा, जिसके लिए N इंटू कुछ लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे NH2C2O4 के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो जिसका निकालना है कोएफिशिएंट ऊपर, H2C2O4 का निकालना है तो 5 जिसकी हेल्प से निकालना है उसका कोएफिशिएंट नीचे, KMnO4 की हेल्प से निकालेंगे क्योंकि इसी का मोल या मास गिवन है इनटू टोटल मोल, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये यहाँ से टोटल 5, 90 है। ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 5 खत्म हो गया होगा। और आप में से कोई मुझे ये बताए कि ऑक्सैलिक एसिड का मास कितना है, mm ऑफ H2C2O4 कितना आता है ये बताए कोई? दीपक या जसविंदर जल्दी बताओ, मुझे तो पता है, आप लोग बताओ कितना रहा है। 90 एक का 90 आ रहा है, तुम लोग दोनों कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। यार मास निकालने में क्या दिक्कत है, ये देखो तुम लोग जब पूछा करो हाइड्रोजन का 1 × 2, हाइड्रोजन का मास 1 होता है और 2 हाइड्रोजन लिखा हुआ है, कार्बन की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 12 मास होता है, आप जानते हैं 2 कार्बन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है 4 लिखा हुआ है, तो 90 तो होगा। इस तरीके से ऐड करना है बस फटाफट, मोलर मास फटाफट ऐड करो, 45 ग्राम इसका करेक्ट आंसर। चलो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट थोड़ा एक और लिखो, एंड ऑल्सो कैलकुलेट volume of CO2 gas, volume of CO2 gas produced at STP, and also calculate volume of CO2 gas produced at STP, volume of CO2 gas produced at STP। चलो मुस्कान तुम इसको जरा जल्दी करके बताओ, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस एट STP।
and also calculate volume of CO2 gas produced at Aztec. थोड़ा इसको रफ करता हूँ, आपको समझा दिया है। और 22.4 लीटर। वॉल्यूम 22.4 लीटर नहीं। और कोई? देखिए हम लोग क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो, उसका मतलब मेरे अंदर भी कमी है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालने के लिए मुझे NCO2 इंटू 22.4 लीटर करना पड़ेगा। मुझे अब NCO2 निकालने के लिए जिसका निकालना है, किसका निकालना है? CO2 का, उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिसके हेल्प से निकालेंगे KMnO4 की हेल्प से निकालेंगे, क्योंकि इसी का मोल मास गिवन है, उसका कोएफिशिएंट नीचे इंटू 1/5 लिखना पड़ेगा। तो जब मैं NCO2 की वैल्यू देखूंगा, NCO2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। वॉल्यूम ऑफ CO2 हाँ 22.4 लीटर ही होगा। वॉल्यूम ऑफ CO2 की वैल्यू कितनी होगी? 22.4 लीटर। ठीक है, ठीक है, 22.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ CO2 की वैल्यू 22.4 लीटर। यहां तक समझ में आ गया हो तो जरा थम्स अप साइन जरा जल्दी दिखाएंगे, तो फिर थोड़ा अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे NCERT की एक दो टॉपिक लेके। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे थोड़ा लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, यहाँ थोड़ा लिखता हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार ये क्लास 11-12 की कोर्स में आते रहेगा, इसलिए थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये 2 साल में कई बार आएगा बीच बीच में, इसलिए थोड़ा अभी से अच्छे से देखना। हालांकि मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाने की। एक बार देखते हैं, जरा से रफ कर रहा हूँ इधर, आपको लिखना नहीं है अभी, ठीक है? मैं जरा सा एक बार पहले समझाता हूँ, फिर थोड़ा हम लिखना शुरू करेंगे। चलो पहले तो लोकल एग्जाम्पल से देखते हैं। 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे एक ही फैमिली से हैं। मान लेते हैं थोड़ा ये बड़ा भाई है और ये थोड़ा छोटा भाई है। ये लिख लेते हैं बिगर है और ये स्मॉलर है। इसको मोल में अभी हम कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों अपने घर में पैसे की डिमांड करते हैं। अब तो पता नहीं मेला वगैरह लगता होगा कि नहीं लगता होगा, हमारे एज में मेले वगैरह भी लगा करते थे। अब तो सब कुछ ऑनलाइन शॉपिंग ही हो गया है, तो बच्चे मेले वाले जाने की जरूरत ही नहीं रखते, ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा है आजकल। अमेजोन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, अली बाबा आ गए, पता नहीं कौन कौन से बाबा आ गए इस दुनिया में। तो अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, लेकिन पहले टाइम में गार्जियन कुछ पैसे देते थे, अब बच्चे जाके उससे शॉपिंग करते थे। मान लेते हैं कि दोनों बच्चों ने अपना बजट बनाया होगा घर में। अभी तो आप भी हो, अभी पता नहीं चल रहा है, जब बाहर पढ़ने जाएंगे तो आपका बजट तुरंत तैयार रहता है। और वो बजट को जो पास करते हैं आपके फादर। मैं भी पढ़ता था तो मेरे बजट को जो पास करते थे मेरे फादर करते थे। लेकिन जितना आप बजट बना के लेके जाएंगे, सपोज दैट अगर आपने 500 का बजट बनाया या महीने का 5,000 रुपए का बजट बनाते हैं, तो आपके फादर इसमें से काट पीट के इसको 4,000 देंगे या 4,500 देंगे। उनको पता रहता है कि 500 या इसमें 1,000 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है पहले से। माँ बाप की ट्रेडिशन रहती है, वो ऐसे ही करते हैं। और अब आपसे बोलेंगे कि रिटर्न बजट बना के लेकर आओ, अगर अच्छे माँ बाप हैं तो जरूर ये बोलते हैं। आपको मैं बताऊं, शुरू में लगता था कि जब मैं पढ़ता था तो मेरे माँ बाप पता नहीं कैसे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि सच में वो अच्छा काम करते थे। जब मैंने GDP GRP ये सब चीजें, GNP ये सब चीजें अच्छी से क्लासेस में पढ़ा, तो पता चला वो लोग सही काम करते थे। बच्चों से बोलते हैं अपना बजट महीने का बताना है, तो ऐसे तुम ऐसे जैसे रेंट हो गया, फूडिंग हो गया, लॉजिंग हो गया, पता नहीं क्या क्या है वो सब चीजें यहाँ पे, मोबाइल एक्सपेंसेस सब जोड़ के ले जाओगे तो बजट यहाँ पे पास होगा और पैसे देते हैं गार्जियन। ऐसे ही होना चाहिए। तो सपोज दैट इस बच्चे ने अपने घर पे अपना बजट कुछ डिसाइड करा, और ये इसके मदर फादर है मान लेते हैं, और इन लोगों ने डिसाइड करा कि 100 रुपए मिलना चाहिए। फादर ने बोला कि 50 रुपए तू ले और 50 रुपए तू ले। बजट इनका गड़बड़ हो गया और 50-50 रुपए देके और ऑफिस चले गए। क्योंकि बड़ा बेटा है, फैमिली का जो बड़ा लड़का रहता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। अगर वो जल्दी समझ जाए तो समझदारी कहते हैं, लेट करे तो बेवकूफी कहते हैं। तो बच्चा जो बड़ा वाला होगा वो थोड़ा समझदार होगा, बोले कोई बात नहीं 50 रुपए लेते हैं, इससे काम चला लेते हैं। और ये समझदार लड़का है, फैमिली के बड़े लड़के इतना रिचिक नहीं करेंगे, चले जाएंगे। तो ये जो बच्चा होगा मेले में चला जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं मेला लगा हुआ है, मान लेते हैं मतलब 10वां में कहीं मेला लगा हुआ है, और मेले में चला जाएगा और अपने 50 रुपए के हिसाब से अपना शॉपिंग जो है शुरू कर लेगा, जो खाना पीना है उसके हिसाब से।
तो बच्चों को 50 रुपए की वैल्यू नहीं रहती है, लेकिन सच में कभी टाइम पे बहुत वैल्यू थी। तो शुरू करेगा। ये जो स्मॉलर होगा, ये जो छोटा वाला बच्चा है या छोटा मोल जो है, इसका बजट थोड़ा जो है 100 रुपए का है, क्योंकि इसने अपने दोस्तों से वादे कर रखे हैं। इस दुनिया में कई लड़के-लड़कियाँ ऐसे होते हैं, अचानक मुझे याद आया, क्योंकि मेरे घर में भी एक बच्चा ऐसा है, इसलिए अभी याद आया, कि जिनका ग्राउंड रिपोर्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों में जाके इतना ट्रेलर बना देते हैं कि हम ऐसे और हमारे घर वाले ऐसे, पता चलता है बाद में उनकी इज्जत खराब हो जाती है। तो इसने अपने दोस्तों को मनाया होगा कि 100 रुपए लेकर आऊँगा, ये सामान लेना है। पता चला गार्जियन ने 50 रुपए ही दिया है। ये क्या करेगा, घर में रोना-धोना शुरू कर देगा। अब अपने पिताजी के सामने तो रो नहीं सकता है, नहीं तो अच्छे से वो क्या करेंगे, इसकी पिटाई-विटाई कर देंगे। तो वहाँ चुप रहा होगा। जब इसके पिताजी चले गए होंगे, तो अपनी माँ के सामने नौटंकी शुरू किया होगा और तेज़-तेज़ चिल्ला के रोना शुरू करेगा। फिर इसकी माँ ने बोला होगा, अच्छा देते हैं पैसे, तो फिर थोड़ा स्लो रोता होगा। फिर बोलेंगे अभी पैसे नहीं है, तो फिर तेज़-तेज़ रोता होगा। ऐसे केस में गार्जियन के पीछे-पीछे लगा रहेगा और इसकी माँ ने फिर से 50 रुपए इसको दे दिए। अब जरा फिर से यहाँ देखते हैं, इस बिगर वाले का नाम हम ए मान लेते हैं और इसका नाम बी रख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा ए और यहाँ पे बी लिखा, ये सब रफ है और यहाँ कुछ प्रोडक्ट बना हुआ, प्रोडक्ट हमारे काम का नहीं है। बड़े वाले के पास अभी भी 50 मोल है, 50 रुपए हैं, 50 मास है, कुछ भी, और छोटे वाले के पास अब 50 प्लस 50 हो गया है ऐसे केस में। तो अमाउंट इसकी बढ़ गई है। इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई है इसके कंपेयर में। इसकी अमाउंट कम नहीं हुई है, इसकी अमाउंट कांस्टेंट थी। इसकी अमाउंट कैसा है, कांस्टेंट है। लेकिन इसका अमाउंट जो है, मान लेते हैं कि कांस्टेंट में फिर से ऐड हुआ है। कांस्टेंट में ऐड होने की वजह से कितना ऐड हुआ है, 50 ऐड हुआ है, तो बढ़ गया है। अब ऐसे केस में जब दोनों मेले में सामान खरीद रहे होंगे, तो जब उसकी माँ ने छोटे वाले भाई को पैसे दिए होंगे, तो ज़रूर ये बोला होगा। ऐसा मैं मानता हूँ, अभी तो आप बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि करप्शन की शुरुआत घर से होती है। अब माँ-बाप ही इसके होल सोल रिस्पॉन्सिबल हैं। माँ ने क्या कहा होगा छोटे बच्चे को कि 50 रुपए तेरे को अधिक दे रही हूँ, लेकिन अपने भाई को मत बताना, ठीक है? नहीं तो उसको मैं दे नहीं पाऊँगी। छोटा वाला भाई खुश होगा, 50 रुपए और लेगा, मेले में पहुँच जाएगा। इसके तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि चलो 100 रुपया हो गया। और बड़ा वाला भाई जब इसको देखेगा तो बोलेगा कि दोनों सामान-वामान खरीदना शुरू करेंगे, अपने अपने हिसाब से कुछ खाएँगे, जो इनको पसंद होगा वहाँ लेंगे। फिर बड़ा वाला भाई का जब 50 रुपए धीरे-धीरे खर्च होने वाला होगा, तो छोटे वाले को बोलेगा कि घर चलते हैं। लेकिन छोटा वाला उसको ये नहीं बताएगा कि हमारे पास अमाउंट ज़्यादा है या हमारी माँ ने दे रखा है। वो क्या बोलेगा, "तू चल मैं आता हूँ।" ऐसे केस में बस यही बोलेगा, "तू चल मैं पीछे से आता हूँ।" अब 2 बातें ज़रा यहाँ ध्यान सुनना है। इन दोनों में जिसकी अमाउंट कम होगी उसको हम बोला करेंगे एलआर। एलआर कौन है इसमें? बड़ा वाला ए है। मैं एक बार पूरा कैलकुलेट करके बताऊँगा, लेकिन अभी फिलहाल ये देखो, ए है। और इन दोनों में जो रेसिडुअल होगा, मतलब जो मेले में अभी थोड़ा लेट तक घूमेगा, उसको हम बोलेंगे ईआर। ईआर का मतलब एक्सेस रिएजेंट है। ईआर के बारे में हमसे 2-3 क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस की क्लासों में पूछा हुआ है या अभी आज के डेट में या आगे की क्लासों में, मतलब सालों में पूछेगा कि इनमें से कौन-सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो मैंने लिमिटिंग रिएजेंट आपको समझाया। फिर क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन-सा एक्सेस रिएजेंट है, तो एक्सेस रिएजेंट के बारे में कई सारे मतलब वर्ड पूछता है, जैसे पूछेगा एक्सेस रिएजेंट कितना बचा हुआ है, जैसे अमाउंट ऑफ ईआर पूछेगा। आपको ये सब कुछ भी लिखना नहीं है, रफ है, मैं कैलकुलेट करके भी एक क्वेश्चन दिखाऊँगा तो आपको दिख जाएगा। अमाउंट ऑफ ईआर अगर पूछता है आपसे, तो अमाउंट ऑफ ईआर हम तभी पता लगा पाएँगे जब मुझे एलआर के बारे में पता होगा कि एलआर मेले से कब वापस आ गया है। अगर सपोज़ दैट जो ए नाम का बच्चा है, अगर मेले में वो 2 बजे घर आ जाता है, 2 बजे दोपहर में अगर घर आ जाता है, तो ऐसे केस में जो बी वाला बच्चा है वो 5 बजे तक या शाम के 6 बजे तक मेले में ट्रैवल कर रहा है, घूम रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे ज़्यादा हैं। वो तब तक मेले में घूमेगा जब तक पूरा पैसे कंज़्यूम ना हो जाए, खर्च ना हो जाए, और ए का पैसा क्या हो गया, कंज़्यूम हो गया, तो एक पहले घर आ जाएगा। तो अगर हमसे कोई ये पूछता है कि ए के बाद यानी बी के बारे में पूछता है कि बी कितने देर तक और मेले में ट्रैवल कर रहा है या बी के पास अमाउंट कितना बचा हुआ है, तो हम ए की हेल्प से निकालेंगे, क्योंकि ए के बारे में मुझे पता है कि ए 2 बजे चला आया है, तो बी 6 बजे आ रहा है, मतलब 4 घंटा और उससे ज़्यादा क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। या अमाउंट उससे पूछ रहा है तो कितना अमाउंट बचा हुआ है, ये सारी चीज़ें हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? ए की हेल्प से निकालेंगे। यानी लिमिटिंग रीजन के बारे में मुझे 3 बातें हमेशा ध्यान रखना है इस टॉपिक में, कि लिमिटिंग रीजन वो है जिसका अमाउंट बहुत कम हो। अमाउंट निकालने के लिए तरीका कुछ है, मैं अभी बताऊँगा कैसे निकालते हैं, लेकिन जिसका मोल बहुत कम हो उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रीएजेंट। और क्या पहचान है लिमिटिंग रीजन का? जो पहले कंज़्यूम हुआ, रिएक्शन में जाए और पहले ही खत्म हो जाए, और जो रिएक्शन में उसके बाद भी रह जाए, रेसिडुअल रह जाए, उसे हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। और अमाउंट ऑफ ईआर निकालने के लिए एलआर पे डिपेंड करता है, तो हमें एलआर अच्छे से आना चाहिए। तो लिमिटिंग रीजेंट और एक्सेस रिएजेंट में ब्रैकेट में लिखना है एलआर और ईआर, और एलआर के डेफिनेशन के लिए थोड़ा-सा 1-2 लाइन लिखेंगे हम। ठीक है? तो पहले थोड़ा 1-2 लाइन ऐसे लिखना, फिर एलआर, ईआर लिखेंगे व्हेन मोल ऑब्लिक मास, आप लिखना व्हेन मोल ऑब्लिक मास of at least two reactants two reactants are given of at least two reactants are given in the problem
in the problem, then first of all, we have to decide. Then first of all, we have to decide. Which reactant to completely consume. Which reactant to completely consume in the reaction. Which reactant to completely consume in the reaction, and which is remaining. And which is remaining. And which is remaining. फुल स्टॉप पे लिखेंगे अगली हेडिंग LR, लिमिटिंग रिएजेंट. LR लिखना है बार बार. लिमिटिंग रिएजेंट लिखेंगे इसमें. रिएजेंट which is present in limit, that is which consume first in the reaction, that is which consume first in the reaction, फुल स्टॉप पे लिखेंगे दूसरा हेडिंग ER, एक्सेस reagent. उसमें लिखेंगे reagent which is present in the excess, that is which is left in the reaction, जो बातें मैंने अभी कहानी की फॉर्मेट में बोला था ये सेम लाइन है वही लिखा हुआ है, which is left in the reaction. नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे थोड़ा सा जब हमारे थोड़ा काम का है, लिखेंगे डिटर्मिनेशन of LR and ER. Determination of LR and ER. यहाँ देखें सभी बच्चे, ये क्वेश्चन देखना एग्जाम्पल समझाने के लिए. किसी भी क्वेश्चन में तीन चीजें गिवन होगी. मान लेते हैं केस 1 यहाँ लिख लेते हैं. इसी एग्जाम्पल में 2-3 केस बना लेते हैं. या तो इसका W गिवन हो, मैं ऐसे लिखूंगा गिवन हो. W का मतलब क्या है, इसका मास गिवन हो. मास और W में मतलब M और W में इतना फर्क है, मैंने कई बार बोला है कि ये गिवन मास होता है और ये कैलकुलेटेड है जो आप निकालते हैं. ये गिवन है, कैलकुलेटेड है. या तो ये गिवन हो सकता है और केस 2 क्या हो सकता है, इन दोनों का मोल गिवन हो. दोनों का क्या हो, मोल गिवन हो. यही दो केस हो सकते हैं हमारे पास. तो इसी क्वेश्चन को मैं एक बार मोल की हेल्प से निकालता हूँ. देखिए अगर मास गिवन होगा तो क्या करेंगे, उसका हम मोल निकालेंगे. मास गिवन होगा तो क्या करेंगे, मोल निकालेंगे. तो हमने मान लिया कि इस बार जो है n गिवन होगा, नहीं तो वेट गिवन होगा. वेट गिवन होगा तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो n आ जाएगा. मान लेते हैं इसका मोल गिवन है 5 और इसका गिवन है 8. 5 8 अपनी मर्जी से मैंने रख लिया है. तो LR निकालने के लिए हम क्या करेंगे, LR का फॉर्मूला होता है LR इक्वल टू, जरा से यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, N/SC. थोड़ा यहाँ देखना क्या लिखा है, LR इक्वल टू N बाई स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5/1, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 8/2. तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 5 हो गया है और ये कितना आ गया, 4 आ गया. सिंस ये वैल्यू कम है इसलिए बोलेंगे ये वैल्यू LR है और ये वैल्यू ER है. मैं थोड़ा 3-4 बातें बोल रहा हूँ, जरा इधर देखना, ये रफ है, इधर थोड़ा समझ लो पहले क्योंकि ये बार बार आएगा. सबसे पहला काम है, मुझे भी इस क्वेश्चन में देख के पता चल रहा है कि N या W गिवन होगा, ये हर क्वेश्चन में गिवन होगा. दूसरा मुझे लाइन ये समझ में आ रहा है कि बैलेंस करना बहुत जरूरी है. अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरी है, नीड है या मस्ट है आप कह सकते हैं. थर्ड पॉइंट मुझे ये बात समझ में आ रहा है, जरा प्लीज यहाँ देखो कि LR निकालने के लिए स्क्रीन पे देखेंगे कि एक तो मोल है जो आपने ऊपर निकाला है या मोल क्वेश्चन में गिवन होगा डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट. जरा प्लीज यहाँ देखना, ये जो कोएफिशिएंट है ये बैलेंस से आता है. कहाँ से आता है, बैलेंस से आता है. तो मुझे ये बात समझ में आ रहा है कि जिस बच्चे ने सही से बैलेंस नहीं किया वो कोएफिशिएंट सही से नहीं रख पाएगा, और जो सही से कोएफिशिएंट नहीं रख पाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा. फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट और जो है ER आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा. तो इसके लिए बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, जो मैं बार बार करके आपको दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये या ऐसे देख रहे हैं, यहाँ ये रूल फॉलो कर रहे हैं, इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना है. फोर्थ पॉइंट मुझे ये दिखाई दे रहा है, जरा प्लीज यहाँ देखें.
4 पॉइंट अगर हमसे पूछ रहा है कि एलआर का मोल, जरा प्लीज यहाँ देखना है, ये पूछ रहा है ईआर का मोल क्या है, ये अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में, तो ये ऊपर वाली लाइन है, जरा यहाँ देखो, ये वैल्यू है, ये जो गिवन डाटा है, ये आपने निकाला है वो डाटा है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि इसमें एलआर और ईआर कौन है, तो एलआर और ईआर ये है। एलआर ईआर क्या है? एलआर ईआर एक नेम है। जैसे हमने नेम का मतलब क्या है, हमने एक मान लिया है कि 2b का जो वैल्यू है वो 4 आया है, ये जो 4 आया है ये एलआर नहीं है, 4 तो ये वैल्यू है, ये कौन है, ये एलआर हमने मानने के लिए निकाला है, लेकिन इसका जो मोल है वो कितना है, 5 और 8 है। तो क्वेश्चन में बार बार 4-5 वर्ड आएगा न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए। पहला आएगा कि मोल या मास आपको निकालना है, वो आप जानते हैं कैसे निकालेंगे, आपको आता है। बैलेंस करना बहुत जरूरी है, जो मेरा काम है मैं बार बार आपको करके दूंगा। एलआर निकालने के लिए मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेना है, यही फॉर्मूला है, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कहाँ से आता होगा, बैलेंसिंग करने से आता है, तो बैलेंसिंग मेरा काम है, कोएफिशिएंट आपको रखना है। एलआर और ईआर का मैंने बोला आपसे कि अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एलआर ईआर का मोल कितना होगा, तो मोल ये 5 और 4 नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 5 और 4 एलआर आपने निकाला है, ये 5 4 क्या है, बता रहा है कि इतने देर तक रिएक्शन अभी चल रही है। मोल ऊपर वाला वैल्यू है जो आप कैलकुलेट करेंगे या क्वेश्चन में गिवन हो। एलआर और ईआर नेम मतलब ये लिखा हुआ है कि इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या रखा है, मोल बाई कोएफिशिएंट रखा है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एलआर का मतलब मुझे बात समझ में आ रहा है कि जो रिएक्शन में जाकर पहले कंज्यूम हो जाए, जब A+2B रिएक्शन हुआ होगा और C में कुछ प्रोडक्ट बना होगा, पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट हमारे काम का वो नहीं है, एलआर ईआर हमें देखना है। तो इन दोनों में मुझे बात समझ में आ रहा है कि B जो है पहले जाके कंज्यूम हो जाएगा, यानी B का हमने जब रिएक्शन स्टार्ट किया होगा तो B पहले ही रिएक्शन में चलते चलते खत्म हो जाएगा, और ए क्या करेगा, थोड़ा लेट तक भी रिएक्शन में चलेगा, यानी अमाउंट ऑफ ए क्या रह जाएगा, रेसिडुअल रह जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें क्लियर हो गया होगा। इसको जरा कॉपी करेंगे, एक दो क्वेश्चन जरा मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। पहले इसको कॉपी कर लो, फिर एक दो लाइन थोड़ा लिख लेते हैं, शायद आपको याद ना रहे। लिखेंगे थोड़ा, एक दो लाइन लिखेंगे, डिवाइड द गिवन मोल्स, divide the given moles of reactant ठीक है, of reactant WRT लिखना with respect to WRT with respect to stoichiometric coefficient stoichiometric coefficient and reactant for which this ratio for which this ratio is minimum अभी रीड और करना। फिर से मैं पूरी लाइन रिपीट कर रहा हूँ, डिवाइड द गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट and reactant for which this ratio and reactant for which this ratio is minimum is LR is minimum is LR। एक बात जरा फिर से बोल रहा हूँ, LR जब हमारा आइडेंटिफाई हो जाएगा तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि अमाउंट ऑफ ER कितना होगा, आपसे भी पूछ सकता है कि अमाउंट ऑफ ER कितना है। तो ER का 5 अमाउंट नहीं है, ये 5 क्या उसका मोल है। अमाउंट ऑफ ER मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। आपसे कोई पूछता है कि LR का मोल कितना है, तो LR का मोल 4 नहीं है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसे मैंने साइड में सारी बातें लिखा है। LR का मोल अभी भी कितना है, 8 है, लेकिन LR जो 4 आया हुआ 4 बता रहा है कि इसका जो है रिएक्शन में जाके कोर्स में कंप्लीट हो गया होगा, यानी 4 वैल्यू कम है, वो जाके कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें जो ER की वैल्यू रहेगी अभी भी रेसिडुअल है, यानी 1 इससे भी क्या है, ज्यादा है। दूसरी बात हमसे पूछेगा कि अमाउंट ऑफ ER कितना होता है, तो हम वो भी कैलकुलेट करना आपको बताएंगे। पहले हम LR के बारे में एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो हमें थोड़ा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन एक थोड़ा देखो यहाँ पे लिखना है जरा, जिसको मैं करता हूँ, आपने ये सब कॉपी कर लिया होगा इधर की सारी बात, ठीक है, ये सब कॉपी हो गया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। लिख लिया भगवान, हो गया।
यस सर। देखिए सब लोग यहाँ, पहले तो आप ही लोग बताना है, आसान पहले कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को, दो पार्ट में हम करेंगे, एक तो मैं बताऊंगा एक आप बताओ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है H2 प्लस O2 गिव्स H2, तो आप जानते हैं यह अनबैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस करना जरूरी है। ये 2-3 लाइन तो हर बार लिखना है, तभी हमें समझ में आएगा कि हमारी गलती कहाँ होती है। और ये लिखेंगे बैलेंस इक्वेशन। इसके बारे में क्वेश्चन में गिवन है 10 ग्राम और यहाँ गिवन है 96 ग्राम। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट फाइंड LR, ऐसा ले लेते हैं, फाइंड LR। और दूसरा क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ ER, लिखो थोड़ा फर्स्ट आपको बताना है, सेकंड मैं करके बताऊंगा। फर्स्ट बहुत आसान है, जिसको आप करके बताएंगे। सबसे पहले मोल निकालेंगे, मोल निकालने के बाद कोएफिशिएंट वगैरह देख के डिवाइड वाइड करेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। जल्दी करेंगे थोड़ा, कम से कम 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो ये थोड़ा LR ER आपको याद रहेगा, अदरवाइज आपको याद तो रहेगा नहीं, मैं जानता हूँ। इस वीक में भी ये चैप्टर शायद हमारे हिसाब से चलेगा, अभी 1 डे हुआ है, 6 डेज के अंदर ये चैप्टर हमारा शायद खत्म होने के चांसेस रहेगा। मैं करता हूँ, आप शायद कर लिए होंगे। W है, ये गिवन है, क्या निकालेंगे इसका मोल। LR कैसे निकालेंगे, मोल बाई SC। SC कहाँ से आएगा, जो बैलेंस सही से करेगा। बैलेंस सही से करने का काम अभी मेरा है, तो मैं आपको बैलेंस करके दूंगा, आपको निकालना है। तो देखते हैं, यहाँ आपने लिखा होगा पहले 10/2, अगर आपने थोड़ा किया होगा तो आप बैठे नहीं, क्वेश्चन को किया करें। और यहाँ 96/32, ये 3 हो गया होगा और ये 5 हो गया होगा। ये 5 और 3 तो हमारा मोल है, ये 5-3 क्या हमारा मोल है, ये LR थोड़ी ना है। LR निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 5/2 यहाँ जरा देखें, और यहाँ पे लिखेंगे 3/1। कितना लिखा हुआ है, 5/2 और 3/1। आप जानते हैं ये वैल्यू का कितना आया होगा, 2.5, और ये जो वैल्यू कितना आया होगा 3। तो इन दोनों में इसकी अमाउंट कम है, तो हम बोलेंगे ये LR है, और ये वैल्यू वैल्यू कौन सा है, ER है। उम्मीद करता हूँ शायद आपको समझ में आ गया हो। अगर इतनी बातें जरा समझ में आ गया हो तो रिप्लाई देंगे, तभी मैं आगे और कैलकुलेट करके बताऊंगा अमाउंट ऑफ ER। ठीक है, थोड़ा इधर साइड में एक दो बातें और समझाऊं पहले अमाउंट ऑफ ER निकालने के लिए। अगर A+2B, ये रफ है, गिव्स C लिखा होगा, जरा यहाँ देखेंगे प्लीज। ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ बच्चे समझ ना पाए। इन दोनों में मान लेता हूँ कि कोई आ गया होगा LR, जैसे ये LR है, ये जैसे ER है, आप जानते हैं आ गया होगा। तो बुक्स में इसके नीचे 0 लिखा होगा। ये 0 क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि रिएक्शन में ये खत्म हो गया, रिएक्शन में ये खत्म हो गया। और ये अभी भी, जैसे इसको और इजी वर्ड में, कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर में और इस कंटेनर में मान लेते हैं रिएक्शन शुरू हमने करवाया होगा। तो यहाँ से A+B शुरू में था, अब A+B कुछ होगा, पता नहीं कौन सा है, अब आगे देखेंगे कोर्स में। तो B यहाँ से कंप्लीट कंज्यूम हो गया होगा, तो B हटने के बाद A अभी भी नीचे कहीं रह गया होगा, तो हम बोलेंगे A क्या होगा, रेसिडुअल है। A कैसा है, रेसिडुअल है। तो लिमिटिंग रीजेंट के नीचे एनसीईआरटी में या कोर्सेज में बार बार या तो 0 लिखा होगा, वो ध्यान रखना है, और नहीं तो हाइफन लिखा होगा। जैसे जैसे कोर्स और आगे बढ़ेगा, इट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम के आसपास जब चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, आज से दिसंबर या जनवरी के टाइम में जब कोर्स आएगा, तो मैं ऐसे ये लाइन का मतलब और ये लाइन का मतलब बताऊंगा कि ये दोनों भी अच्छे से होता क्या है। वहां पे LR एक बार दोबारा मैं बताऊंगा, लेकिन अभी LR के नीचे 0 ये ऐसा लिखा हुआ है, इस दोनों का मतलब है कि खत्म हो गया, इसका रिएक्शन में अब अमाउंट नहीं रह गया। अब मुझे अमाउंट ऑफ ER निकालना है, तो जरा उसको देखते हैं। ये सब रफ था, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिखा था। अमाउंट ऑफ ER कैसे निकालते हैं, देखते हैं एक बार जरा इसी क्वेश्चन का। ER निकालने के लिए देखिए, ER निकालने के लिए ये लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे पहले, यहाँ पे ER का मोल लिखना है, माइनस, जरा प्लीज यहाँ देखिए, ये शॉर्टकट हम सीधा फॉलो करेंगे, फाइंडिंग वैल्यू SC, फिर यहाँ लिखा हुआ है हेल्पिंग वैल्यू SC, इनटू, इनटू जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोल ऑफ LR।
ये शॉर्टकट थोड़ा हम फॉलो करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ER का मोल मैं अभी इसी क्वेश्चन का निकाल के दिखाऊंगा, आपको दी जाएगा। फाइंडिंग वैल्यू मतलब जिसका निकालना है, जिसके हेल्प से निकालना है, किसके हेल्प से निकालेंगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट के हेल्प से निकालेंगे। मैंने अभी आपको बोला था कि जो दो बच्चे थे, दोनों बच्चों में जो बड़ा भाई था वो घर पे पहले आ गया होगा, क्योंकि उसका पहले पैसे क्या हो गए, कंज्यूम हो गया। तो उसके हेल्प से हम डिसाइड कर पाएंगे कि बी मेले में कितने देर तक घूम रहा है। उसके हेल्प से हम डिसाइड करेंगे कि बी का नौटंकी क्या मेले में चल रहा है। सब कुछ हम ए की वजह से ही डिसाइड कर पाएंगे। तो हेल्पिंग वैल्यू की जगह पे किसका लेना है, लिमिटिंग रीजेंट लेना है। लिमिटिंग रीजेंट कैसे निकालेंगे, मोल बाई कॉफिशिएंट लेंगे। कैसे निकालेंगे, मोल बाई कॉफिशिएंट लेंगे। अच्छा, मोल और लिमिटिंग रीजेंट में बहुत डिफरेंसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मोल ऑफ एलआर हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम सारी बातें कर रहे हैं। तो जरा एक बार देखो, मैं इसी क्वेश्चन का निकालता हूँ। अगर मुझसे कोई पूछता है कि ईआर के बारे में बताइए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 माइनस फाइंडिंग वैल्यू किसका निकालना है, ऑक्सीजन का। कैसे पता चला ऑक्सीजन का निकालना है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें कौन है, ईआर है। ऑक्सीजन इसमें कितना है, 1 है। ऑक्सीजन हमारा ईआर है। फिर हेल्पिंग वैल्यू इसमें कौन होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कोएफिशिएंट कितना है इसमें, 2। ये 2 कोएफिशिएंट या 1 कोएफिशिएंट कहाँ से आ रहा है, बैलेंस करने से आ रहा है। तो बैलेंस का बहुत बड़ा रूल है, समझ पा रहे हैं। तो 3 माइनस 1/2 इंटू मोल ऑफ एलआर। मोल ऑफ एलआर 2.5 नहीं है, मैंने आपसे बोला था। मोल ऑफ एलआर कितना है, 5 है। मोल ऑफ एलआर कितना है इसमें, 5 है। 2.5 क्या है, बेसिकली ये 2.5 एलआर की एक वैल्यू थी। कि इन दोनों वजह से पता चल रहा है कि ये एलआर है। लेकिन यहाँ पे मोल कितना है, 5 है। बार बार ये 3-4 बार मैंने रिपीट किया ताकि क्वेश्चन में आप गलती ना कर पाए। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा ये वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0.5। कितना होगा, 0.5। इसे कॉपी कर लीजिए। थोड़ा एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसको आप करना 2-3 मिनट टाइम लेके। इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लेंगे। 3 मिनट आपके पास टाइम है और एक क्वेश्चन है। जी मुस्कान बताओ। सर एक क्वेश्चन था कि अगर कोई भी दो चीजें साथ में रिएक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, और अगर एक खत्म हो जाएगी तो वो दूसरी जो होगी वो अकेले रिएक्ट करती रहेगी। रिएक्ट ही नहीं करेंगी, वो तो वेट उसी में पड़ा रहेगा कंटेनर में। ये हमें यही में देखना है। जरा मैं फिर से बोल रहा हूँ बात। इन्होंने बोला कि सर एक कंटेनर में अगर 2 थे, एक इसमें से बाहर निकल गया तो एक रह गया होगा। अब जो रह गया ये रिएक्ट तो किसी के साथ करेगा नहीं, इकलौता कुछ नहीं करेगा। तो हमसे यही पूछ रहा है कि ये कितना रह गया हो, वेट ऑफ जो भी कह लो, ईआर कितना रहेगा। घर में हम जब कुछ भी बना रहे होंगे, मान लेते हैं चाय वगैरह हमारे माँ बाप अगर बनाते हैं या हम ही बना रहे हैं घर पे, रोज पी रहे हैं, और किसी दिन चाय पत्ती खत्म हो गया और चीनी रह गया, और हमें अगर रूम बार बार शिफ्ट करते हैं, अगर रेंट पे रहते हैं और इधर से उधर बार बार जाते रहते हैं, तो आपके जो पेरेंट को बोलेंगे जरा शुगर कितना है वेट करके जरा बता दो, ताकि जो हम उसके हिसाब से जो है और चीजें हम कलेक्ट करके लाएंगे, ताकि हमारा जो चाय वगैरह बन पाए। बेसिकली क्या है, हमें अमाउंट ही निकालना है, अमाउंट ऑफ ईआर निकालना है। अगर हमें ये जरूरत ही नहीं होती कितना कंटेनर में बचा हुआ है, अगर हमें इसकी नीड ही नहीं है, तो हम ये निकालते ही नहीं, लेकिन वही हमें बस निकालना है। ठीक है। और निकालने का क्या रीजन है, तो उसका और भी एक रीजन ये भी हो सकता है कि अमाउंट ऑफ ईआर मुझे पता हो। जरा देखिए आप, यहाँ से बी बाहर निकल गया है, यहाँ से बी बाहर निकल गया, खत्म हो गया। तो अमाउंट ऑफ ईआर अगर मुझे पता हो या वेट ऑफ ईआर मुझे पता हो, तो उतना ही वेट अगर फिर से मैं बी का डाल दूंगा तो ये फाइनल प्रोडक्ट इधर बन गया होगा। जैसे अगर आपने फैक्ट्री खोली H2SO4 का, जिसका नाम हार्पिक एसिड है, घरों में आपको दिखाई देता है, उसका नाम H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है। अगर आपने फैक्ट्री खोल लिया, तो आप जानते हैं कि अगर किसी तरीके से रिएक्शन कराएंगे आप, तो कुछ वैल्यू रह गया हो। जब कुछ वैल्यू रह जाएगा तो कंपनी को तो लॉस में जाने नहीं देंगे, या उस कचड़े को फेंक तो देंगे नहीं। कचड़े का रिसाइकल कराने के लिए फिर से बाहर से किसी का रिएक्शन करा देंगे। अब क्या कौन सा रिएक्शन है, क्या नाम है, वो हम आगे कोर्स में देखेंगे। उसका नाम आता होगा ली चैडले प्रिंसिपल वगैरह, वो हमारे कोर्स में भी आया नहीं। लेकिन हम कुछ फिर से बाहर से मिलाएंगे ताकि हमारा जो रिएक्टेंट है कंप्लीटली कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बना ले, ताकि कंपनी किसी तरीके से हमारे लॉस में न जाए और हम किसी स्टाफ को यहाँ से बाहर ना निकालें। उम्मीद करता हूँ शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है जी पुनीत बताओ तुम। सर ये 0.5 हमें शो क्या कर रहा है? ये अमाउंट ऑफ ईआर का मोल है। बेसिकली ईआर का क्या है, मोल है। अभी मास हम क्वेश्चन में ट्राई करेंगे तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा। क्वेश्चन लिखना है आपको जरा सा। 5 moles of SO2, 5 moles of SO2 and 5 moles of O2, 5 moles of SO2 and 5 moles of O2 are reacting with each other, are reacting with each other, are reacting with each other and form SO3, and form SO3. Determine LR, determine LR। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, डिटरमाइन के बाद लिखना फर्स्ट LR, दूसरा लिखना ER, सॉरी वेट ऑफ ER लिखना, थोड़ा मुश्किल कर लेना। वेट ऑफ ER लिखना,
weight of ER and amount of SO3 are formed and amount of SO3 are formed and amount of SO3 are formed. ये रिएक्शन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पूरा लाइन रिपीट कर रहा हूँ, जरा सुन लेंगे. 5 moles of SO2 and 5 moles of O2 are react with each other and form SO3. Determine LR, amount of ER, या लिखा होगा weight of ER left, कितना रह गया, weight of ER left and amount of SO3 are formed and amount of SO3 are formed and amount of SO3 are formed. जल्दी से कैलकुलेट करेंगे. ओम सर ने LR ईयर कराया था. क्या जसविंदर ओम सर ने LR ईयर कराया था? सर LR 2.5 और 5 आ रहा है. करता हूँ, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके बारे में देखेंगे क्या लिखा हुआ है 5 मोल्स और इसके बारे में 5 मोल्स. यहाँ देखिए आप, तो यहाँ लिखूंगा 5/2 और यहाँ पे लिखूंगा 5/1. ये N है, ये LR है. तो हमसे पूछ रहा है केवल LR आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन LR. इन दोनों में ये वाली जो वैल्यू होगी 2.5 होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है तो हम बोलेंगे ये LR है, और इसकी वैल्यू हाई है, बहुत ज्यादा है इसके कंपेयर में, तो हम बोलेंगे ये ER है. ये फर्स्ट पॉइंट था. तो इसमें जो फर्स्ट आंसर है LR इक्वल टू क्या होगा इसमें SO2. क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है मैं यहाँ पे जरा सॉल्व करता हूँ. क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है हमसे पूछ रहा है कि इसका वेट बताना है. तो पहले आपको पता है क्या निकालेंगे, मोल ऑफ ईयर निकालेंगे, आप जानते हैं. स्क्रीन पे देखें, जिसका पहले क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ निकालने के लिए पहले मोल निकालेंगे. मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, ईआर का मोल माइनस जिसका निकालना है ऑक्सीजन का निकालना है, जिसके हेल्प से निकालना है SO2 के हेल्प से निकालना है, इनटू LR का मोल. LR का मोल कितना है 5, LR का मोल कितना है 5. तो यहाँ से वैल्यू आएगी 5/2. उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा. तो अगर मैं यहाँ से WER अगर मैं निकालूं यहाँ से, तो मैं लिखूंगा 5/2 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना लेंगे 32, और 32 लेंगे तो कितना होगा 80 ग्राम होगा. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? देख लें आप क्या इतनी बातें समझ में आ गया. यस सर. क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है जरा से देखते हैं. क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ SO3. अमाउंट ऑफ SO3 निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, NSO3 निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना है कोफिशिएंट ऊपर, जिसके हेल्प से निकालेंगे, किसके हेल्प से, LR के हेल्प से. तो LR कौन है SO2. SO2 का कोफिशिएंट कितना है 2 इंटू मोल. मोल किसका, LR का मोल. फिर से बार इधर मैंने देखो इधर लिखता हूँ इसके बारे में, जिसका निकालना है फाइंडिंग. फाइंडिंग मतलब O2. फाइंडिंग मतलब कौन है O2. दूसरा नीचे लिखा हुआ है यहाँ फाइंडिंग के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हेल्पिंग. हेल्पिंग मतलब कौन है LR. LR का मतलब आपको पता है कौन है SO2. यहाँ पे मैंने लिखा है इनटू मोल ऑफ LR. ये लेना है हमें, और यही शॉर्टकट आप देख रहे हैं बार बार. तो यहाँ से हम जब रखेंगे कितना आएगा, ये 5 आएगा. अब मुझे यहाँ से क्वेश्चन में WSO3 निकालना है, और WSO3 कितना होगा 5 इंटू SO3 का मोलर मास. SO3 का मोलर मास कितना होता है 80, तो ये कितना होगा 400 ग्राम. कितना होगा 400 ग्राम. तो इसे कर लेंगे आप. हो गया. सर O2 का वो 1 है. एस सॉरी, O2 का 1 नहीं है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट.
O2 का 1 है, सॉरी O2 का 1 है, सॉरी हाँ यहाँ पे 1, वहाँ पे 1 लिखना था, थोड़ा हमसे गलती हो गई यहाँ पे। NSO3 निकालने के लिए जिसका निकालना है, मतलब बेसिकली हमने किसका निकालना था, ये लिख दिया हमने 1, ठीक है, गलत हो गया ये। अरे गलत कैसे हो गया, सही तो लिखा हुआ था। वहाँ पे O3 है। हाँ SO3 के लिए निकालना था, गलत करवा दिया तुमने, O2 नहीं समझे। सर समझ गया, O2 की हाँ जगह O3 है तभी 2 आएगा। हाँ ये 2 आएगा, बैलेंस किया है हमने ऊपर, देखो जरा सा, यहाँ थोड़ा सा सही कर लेना, पहले हमने सही लिखा था, 2 लिखना वहाँ पे, ये 2 है, थोड़ा पहले लिख देता हूँ मैं, वहाँ पे कर्सर है, ये 2 है, ठीक लिखा था हमने। देखते हैं एक बार चेक करके कि सही है कि नहीं, तो ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, और ये देखो यहाँ पे बैलेंस नहीं किया हुआ है हमसे, तो O2 का ER जब पूछा था तो हमने तो लिया ही है, ये रहा O2 ER जो है, ये NO2 जो है बेसिकली यही तो है NO2, तो इसमें तो हमने 1 लिया ही है, यहाँ पे तो 2 ही लेंगे SO3 में। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नो सर, सॉरी, नहीं आया। कोई बात नहीं, इसे कल करेंगे एक बार दोबारा, ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं, कल इसे एक बार दोबारा देखेंगे सेम क्वेश्चन, फिर थोड़ा हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, आज के लिए इतना बहुत है, रहने देते हैं। थैंक यू। परेशान होने की बात नहीं, मैं से कर दूंगा, दिक्कत ना ले।